अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 4 नहीं बल्कि सिर्फ 2 रिव्यू क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि रिव्यू क्वेश्चंस का रिव्यू थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। तो मैंने चूज़ किए हैं आज के लेक्चर के लिए 20 और 21st क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, बगैर किसी डिले के चलिए वाइट बोर्ड की तरफ चलें और इन क्वेश्चंस को एक दफ़ा से फिर रिकॉल कर लें, कॉन्सेप्ट्स रिव्यू कर लें। चलिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला सवाल और इस चैप्टर का 20th क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लस इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी एग्जाम में एक प्रैक्टिकल भी आया करता है, प्रैक्टिकल के पोर्शंस में एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। चलिए सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें सवाल में क्या पूछा जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताना है कि एक ग्लास प्रिज्म में से लाइट कैसे पास करती है। पैसेज ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म को डिस्कस करना है आपने, और साथ ही आपने ये भी बताना है कि अगर लाइट जब ग्लास प्रिज्म में दाखिल हो और अपने असल पाथ से हट जाए, अपने असल पाथ से डेविएट हो जाए, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। ये तो है कहानी क्वेश्चन की। आपसे क्वेश्चन में ये कुछ पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात प्रिज्म क्या है और दूसरी बात एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। इन दो चीजों को थोड़ा सा जरा डीप डिटेल में पढ़ेंगे, ऑल्दो कि तमाम बातें हम अपने चैप्टर में भी कर चुके हैं, क्योंकि रिव्यू क्वेश्चन है। तो रिव्यू क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम इन पॉइंट्स को दोबारा से एक दफा यहां पर स्टडी करेंगे, इसे रिवाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। एंगल ऑफ डेविएशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप उस ग्लास स्लैब को दोबारा से इमेजिन करें। आपके पास लेट्स से ये एक ग्लास स्लैब है। डियर स्टूडेंट्स, इस ग्लास स्लैब में आपने कहा था कि जहां पे लाइट की रे ने आके इंसिडेंट करना है, टकराना है, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड एज द नॉर्मल। डियर स्टूडेंट्स, जहां पर लाइट की रे आकर टकराए वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। सो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक इंसिडेंट रे आकर टकरा रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो ये डॉटेड लाइन इस इंसिडेंट रे का रियल पाथ है, लेकिन ये इंसिडेंट रे इस रियल पाथ पर नहीं जाएगी। आप देखेंगे कि ये इंसिडेंट रे अपने रियल पाथ से बेंड कर जाएगी थोड़ा सा टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइक दिस। सो स्टूडेंट्स, ये लाइट की रे अपने असल पाथ से चेंज हो चुकी है, ये लाइट की रे अपने असल पाथ से डेविएट हो चुकी है। तो इस प्रोसेस को आप जानते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं, और इस एंगल को जिस एंगल पे ये डेविएट हुई है इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्क है। मैं फर्क थोड़ा सा नुमाया कर देता हूं आपके सामने। ये देखिए, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। स्टूडेंट्स, ये इस रे का ओरिजिनल पाथ था, लेट्स से ये डॉटेड लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और वो असल पाथ जहां पर इस लाइट की रे को जाना चाहिए था मगर नहीं गई, यानी ये डॉटेड पाथ, इस डॉटेड पाथ के साथ बनने वाला एंगल एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये माइनर सा डिफरेंस है, आपको इसे अपने माइंड में रखना है। अब देखिए, लाइट की रे अपने असल पाथ से डेविएट हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि लाइट की रे अपने असल पाथ से कितना डेविएट हुई। अब यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताना चाहता हूं। आपने एक टर्म पढ़ी है जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसे n से डिनोट किया जाता है और ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेसिफिक मीडियम की रेशो के इक्वल भी होता है। स्टूडेंट्स, यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है, किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात का तयन भी करता है कि जब लाइट की रे उसमें दाखिल होगी तो वो अपने असल पाथ से कितना ज्यादा डेविएट होगी। अगर किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हुआ तो उसमें लाइट की रे जब उस मीडियम में जाएगी तो अपने असल पाथ से बहुत ज्यादा डेविएट कर जाएगी।
तो मैं इस पॉइंट को समझाने के लिए आपके साथ एक केस शेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल ये ग्लास बाउंड्री है और ये नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल ये लाइट की रे आकर हिट की और ये इसका असल पाथ था, ये थोड़ा सा बेंड कर गई, थोड़ा सा डेविएट कर गई। मेरे पास अगर इसी तरह का एक और मटेरियल हो तो इस केस में जब लाइट की रे इस नॉर्मल पर, इस मीडियम पर आकर टकराएगी तो फॉर एग्जांपल ये इसका असल पाथ है। अब लाइट की रे आप देखें ज्यादा डेविएट कर गई है। सो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से किस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा तो आप कहेंगे इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए मैंने ये पॉइंट आपके साथ शेयर किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी किसी भी मटेरियल के लिए मेजर कर सकता है कि उसमें लाइट दाखिल होने के बाद अपने असल पाथ से, अपनी असल डायरेक्शन से किस कदर, कितना ज्यादा डेविएट होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रिज्म भी ग्लास ही का बना है, ये ग्लास का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो साइड्स इंक्लाइन यानी स्लोप पर एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ये दोनों साइड्स स्लोप पर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। सो ये ग्लास का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक प्रिज्म कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें भी लाइट जब दाखिल होगी तो अपने असल पाथ से डेविएट हो जाएगी, यानी कि द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लाइट का अपने असल पाथ से डेविएट होना किस हद तक होगा, यानी लाइट किस एंगल पर डेविएट होगी, एंगल ऑफ डेविएशन आपको मेजर करना है। तो एक सिंपलेस्ट केस के लिए पहले मैं आपको इस प्रिज्म के लिए सिखा देता हूं कि एंगल ऑफ डेविएशन से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, ये पिक्चर भी आप ही की बुक की है। यहां से लाइट की रे आई, आप देख सकते हैं लाइट की रे को असल पाथ ये डॉटेड लाइन पर जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये अपने असल पाथ से बेंड हो गई है, ये एक से दूसरे मीडियम में दाखिल हुई है तो इसका असल पाथ चेंज हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए इसका दूसरा पाथ इस मीडियम में ये है और देखिए ये इस मीडियम से फिर से रिफ्रैक्ट होती हुई वापस एयर में आई है। तो डियर स्टूडेंट्स, एयर में आते हुए अपने असल पाथ से फिर बेंड हो गई। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि इस सारे सफर में इसने टोटल अपने असल पाथ से कितना ज्यादा डिफरेंस या डेविएशन बियर किया। तो हमने इस डॉटेड लाइन को इसका असल पाथ कंसिडर किया और ये जो पिंक लाइन है ये इसका डेविएटेड पाथ है, ये पाथ आफ्टर रिफ्रैक्शन है। अब अगर आप देखें तो इस पाथ का जो एंगल ओरिजिनल के साथ बन रहा है वो एंगल ऑफ डेविएशन है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा फिनोमेना प्रिज्म के अंदर भी होता है और प्रिज्म में भी लाइट अपने असल पाथ से क्योंकि हट जाती है तो एंगल ऑफ डेविएशन बनता है। क्वेश्चन ये था कि हाउ वी कैन मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। सिर्फ हमसे ये नहीं कहा जा रहा था कि बताएं एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, हमसे कहा जा रहा है कि ये बताएं कि एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर कैसे करें। सो एंगल ऑफ डेविएशन अभी तक आपने सिर्फ समझा क्या। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस एंगल ऑफ डेविएशन को लाइट के लिए इस प्रिज्म में मेजर कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए करके देखते हैं। हमने डियर स्टूडेंट्स अपने पास एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे प्रिज्म इस तरह से रखा कि इसकी ये जो एक लॉन्ग साइड है, एक साइड पर ये वर्टेक्स है, कॉर्नर है, कॉर्नर वाली नहीं, लॉन्ग साइड जो एज है वो अपनी तरफ रखा। स्टूडेंट्स, हमने इन दो पॉइंट्स पर दो पिन्स लगाई P एंड Q। स्टूडेंट्स, इन पिन्स को हमने इस साइड से ऑब्जर्व करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल आप अपनी आंख लाके इस तरफ से देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पर इनका फेंटेस्ट पॉसिबल इमेज दिखाई देगा हम वहां पर दो पिन्स और लगा देंगे। स्टूडेंट्स, उन दो पिन्स को फिर सर्कल कर लेंगे ताकि हाईलाइट हो जाए, पता चल जाए पिन्स कहां लगी हुई है। नाउ स्टूडेंट्स, हम पिन्स निकाल कर जस्ट एक लाइन ज्वाइन कर देंगे इस सारे जर्नी को मिलाती हुई, इस लाइट की रे को मिलाती हुई। इसी तरह से यहां पर भी एक लाइन ज्वाइन कर देंगे जो इस सारे जर्नी को मिला रही है। लाइट की एक रे है। स्टूडेंट्स, ये इंसिडेंट रे बन जाएगी, तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म इंसिडेंट लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास यहां पर जरा लिखने की जगह नहीं है। सो ये एक इंसिडेंट रे बन जाएगी और डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी। सो हमने देखना है कि ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे में कितना डिफरेंस ऑफ एंगल है, यानी कि ये रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंस से किस एंगल पर डेविएट की, किस एंगल पर चेंज हुई। तो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये जो आपने रे ड्रॉ की है ये इंसिडेंट रे है, इसका एक्चुअल पाथ क्या था, ये डॉटेड लाइन जो आप E8 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ई एच से रिप्रेजेंट करें, इट वॉज द एक्चुअल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखें लाइट इस पाथ पर नहीं गई, बल्कि लाइट ने पाथ एडॉप्ट किया है एफ एस। सो लाइट अपने असल पाथ से हट चुकी है। नाउ द क्वेश्चन इज कितना हटी है, किस कदर डेविएट हुई है अपने असल पाथ से। तो हमने क्या किया, इस एफ को एक्सटेंड किया ताकि वो इस ई एच के ऊपर जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को देख के हमें अंदाजा हो जाएगा कि लाइट की रे अपने असल पाथ से किस कदर डेविएट की है। सो दैट इज व्हाई दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप सिंपल एक प्रोटेक्टर से, यानी जिसे आप ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में डी भी कहते हैं, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्टर, उससे एंगल को भी मेजर कर सकते हैं। आपके पास इस लाइट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और ये डायग्राम भी आपकी बुक में मौजूद है। आप इस क्वेश्चन के आंसर में दिस डायग्राम, दिस वन जिसे मैं अभी आपके सामने टिक कर रहा हूं, ये भी बनाएंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ आया होगा। अब हम चलेंगे इस लेक्चर के आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12.21 यानी 21st क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का एक और अगला सवाल। सवाल फिर से बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। इसको मार्क कर लीजिए और इसे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बकेट में डाल लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, डिफाइन द टर्म रिजॉल्विंग पावर एंड द मैग्नीफाइंग पावर। स्टूडेंट्स, इस सवाल की स्टेटमेंट को बदल कर भी एग्जाम में शामिल किया जा सकता है। स्टेटमेंट कुछ यूं भी पूछी जा सकती है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्निफिकेशन पावर या मैग्नीफाइंग पावर। सो आपसे ये भी कहा जा सकता है कि इन दोनों को बारी बारी डिफाइन करें और ये भी कहा जा सकता है कि इन दोनों टर्म्स के दरमियान डिफरेंस क्रिएट कीजिए, फर्क कीजिए। सो स्टूडेंट्स, हम पहले रिजॉल्विंग पावर से बात शुरू करते हैं। ये जो आप डेफिनेशन लिखी देख रहे हैं रिजॉल्विंग पावर की, ये हमने अपनी बुक से पिक की है। स्टूडेंट्स, फिर से वही एक तलकीन ये है कि आप प्लीज डेफिनेशंस को एज इट इज फ्रॉम बुक प्रिपेयर करें, क्योंकि इसके दो फायदे हैं। एक तो एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी पेपर को अटेम्प्ट करते हुए, और दूसरा आपको कॉन्सेप्ट्स मेमोराइज करते हुए भी आसानी रहेगी। रिजॉल्विंग पावर क्या है स्टूडेंट्स? रिजॉल्विंग पावर को मैं अपने लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं और यहां पर फिर एक आधे मिनट में इसको रिकॉल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने एग्जांपल हमेशा ये दी थी कि अगर आप अपने मोबाइल फोन से एक पिक्चर लें, उसे खास हद तक जूम करने के बाद आप देखेंगे कि फर्दर जूम करने पर वो पिक्चर डैमेज होना शुरू हो गई है, पिक्सेल्स डिस्टर्ब होना शुरू हो गए हैं। हम जिसे सादा जुबान में कहते हैं कि तस्वीर फटना शुरू हो चुकी है, उसे फर्दर जूम नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर बड़े प्रोफेशनल कैमरा से ली गई पिक्चर को आप जूम करें तो उसे आप जूम करते चले जाएंगे, बहुत माइनर डिटेल्स भी पिक्चर की आपको दिखाई दे सकती हैं एक प्रोफेशनल कैमरा से ली गई पिक्चर में। सो फॉर एग्जांपल हम कुछ यूं समझते हैं कि यहां पर ये दो बहुत करीब करीब लाइंस मैंने लगाई। सो मैंने एक ऐसे कैमरे से पिक्चर ली जिस कैमरे की कोई रिजॉल्विंग पावर इतनी बेटर नहीं थी, तो मैंने दूर खड़े होकर पिक्चर ली तो मुझे ऐसा दिखाई देगा कि जैसे ये एक ही लाइन है। वो कैमरा और उसका लेंस यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों लाइंस के दरमियान फर्क नहीं कर सकेगा। उसके लिए ऐसा ही होगा जैसे एक ही लाइन लगी है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक प्रोफेशनल कैमरे से इसी सिचुएशन की पिक्चर लूं तो स्टूडेंट्स, एक प्रोफेशनल कैमरा उसे जूम करने पर मुझे दिखाएगा कि यहां पर एक नहीं कि बल्कि दो लाइंस हैं। यानी कि द एबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल कैमरा और दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज better to show the minor details of the object। ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सलाहियत पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बेहतर है
इन छोटी छोटी डिटेल्स को दिखाने की। तो चलिए फिर रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, यानी फर्क करके दिखाना, बिटवीन टू क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट सोर्सेस, के दो करीब करीब पड़े ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फर्क करने की सलाहियत को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट सोर्सेस क्या होते हैं, मैंने पॉइंट सोर्सेस पहले भी बताया था। पॉइंट सोर्सेस से मुराद दो लाइट के छोटे छोटे सोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइट का सोर्स आपने इधर रखा हुआ है और एक लाइट का सोर्स आपने इधर रखा हुआ है, और इन दो लाइट के सोर्सेज जिनसे रोशनी निकल रही है, इन दो लाइट के सोर्सेज की आप किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पिक्चर ले रहे हैं। तो अगर तो कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन दो लाइट के सोर्सेज को अलग अलग करके दो सोर्सेज की फॉर्म में दिखा रहा है, तो हम कहेंगे इसकी रिजॉल्विंग पावर बेटर है। तो अगर ये दो पॉइंट सोर्सेज कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक ही सोर्स बनाकर दिखा रहा है, यानी इनके दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो हम कहेंगे वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेस रिजॉल्विंग पावर रखता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट रिजॉल्विंग पावर का हम अपने लेक्चर में भी देख चुके हैं, और यहां पर फिर से हमने रिकॉल कर लिया फॉर द रिव्यू क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि रिजॉल्विंग पावर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? सो वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं कि द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए इस बात को थोड़ा सा आसान करके थोड़ा सा शुरू से फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात कुछ चीजें बहुत छोटी होती हैं जिन्हें हमारी आंख, इंसानी आंख नहीं देख सकती। इन चीजों को बड़ा करके देखने के लिए हम कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाथ की लकीरें देखना चाहते हैं, तो हाथ की लकीरें देखने के लिए आप किसी पामिस्ट के पास या किसी के पास जाएं, तो उसके पास हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो वो हाथ की माइनर बारीक छोटी छोटी लाइंस को बड़ा करके देखने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करता है। इसी तरह से प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस, इनके सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बात इंपॉर्टेंट ये है कि इन छोटे ऑब्जेक्ट्स को आम नॉर्मल ह्यूमन आई से ऑब्जर्व करना या क्लियरली ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है। सो वी नीड एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन ऑर्डर टू विजुअलाइज दीज ऑब्जेक्ट्स मोर क्लियरली विद अ बिग पिक्चर। सो अब ये कितने बड़े हो सकते हैं? कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को कितना बड़ा करके दिखा सकता है, ये उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैग्नीफाइंग पावर की डायग्राम आपके सामने बनी है। मैं थोड़ी ही देर में भी इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन करूंगा, और इस पहले मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन को यहां पर लिख लें। सो मैग्नीफाइंग पावर, सो स्टूडेंट्स, मैग्नीफाइंग पावर क्या है? मैग्नीफाइंग पावर आप सिंपल यूं भी कह सकते हैं कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो इमेज बनाएगा, वो इमेज एक ऑब्जेक्ट से, जिसका वो इमेज है, उस ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स ग्रेटर, कितने टाइम्स बड़ा या कितने टाइम्स छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट छोटा है, और ये जो हमारा इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाया जा रहा है वो इससे बड़ा है। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि ये इमेज ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ा है, कितने टाइम्स एनलार्ज्ड है। तो मैं ये कैसे देखूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इमेज ऑब्जेक्ट से कितने टाइम लार्जर है? एक रेशो से। तो वो रेशो क्या कहलाती है? मैग्नीफाइंग पावर कहलाती है। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन
बी हमारे सामने आ चुकी है। इस बात को डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूले की सूरत में भी लिखा जा सकता है। सिंपल साइज ऑफ इमेज को आप ऊपर रख लें और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को आप नीचे रख लें। डियर स्टूडेंट्स ये तो बात डेफिनेशन और फॉर्मूले के एतबार से होगी, अब वो बात भी कर ली जाए जो हमारी बुक में एक्सप्लेन की गई है। सो स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि आप एक ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। वो छोटा सा ऑब्जेक्ट आपकी आंख के साथ एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन विद द आई विदाउट एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किए बगैर उस ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ आपकी आंख जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगी दैट इज कॉल्ड एज थीटा। ये यकीनन छोटा होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट भी छोटा है तो बनने वाला एंगल भी कम ही होगा। स्टूडेंट्स अब आपने क्या किया, अपनी आंख और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रख दिया। दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विल एड योर आई। ये आपकी आंख की मदद करेगा इस छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाने में। सो लिहाजा माय डियर स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज आप यहां पर देख रहे हैं। सो दिस वर्चुअल इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। सो इस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो यहां पर थीटा डैश की सूरत में लिखा गया। तो हमारी बुक कहती है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सूरत में बनता है यानी थीटा डैश भी कहते हैं, इसे थीटा प्राइम भी कहते हैं। इसकी रेशो उस एंगल के साथ ले ली जाए जो एक आंख उस छोटे से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बनाती है विदाउट एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि थीटा। सो इन एंगल्स की रेशो भी मैग्निफिकेशन कहलाती है। सो इस बात को भी अगर हम डेफिनेशन की सूरत में कहने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द एडेड आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द अनएडेड आई is called as the magnifying power of that particular optical instrument। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे। मैंने डिटेल में इन्हें आपके साथ शेयर किए और इन्हीं बातों को मैं डिटेल में लेक्चर में भी पढ़ा चुका हूं। रिव्यू क्वेश्चंस के एतबार से फिर से आपके सामने ये तमाम कॉन्सेप्ट्स मैंने पेश किए हैं। उम्मीद करता हूं समझ आए होंगे। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये 2 रिव्यू क्वेश्चंस आपने अच्छे से रिकॉल कर लिए हैं, नोट्स भी बना लिए हैं। अब आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ चुके हैं और आपकी ग्रिप इनके कॉन्सेप्ट्स पर बखूबी हो चुकी है। स्टूडेंट्स मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में कुछ नए रिव्यू क्वेश्चंस के साथ। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज।